गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आपका पेपर आज अच्छा रहा होगा। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा वीडियो अपन तैयार कर लेते हैं कि क्वेश्चंस का रीजन अपन पता कर लेते हैं कि कैसे क्या रीजन रहा है और क्यों आंसर वो गया है। इसके लिए आप लोग देख भी लीजिएगा और अपने क्वेश्चंस को बार, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको एक बार फिर से एनसीईआरटी से उसको आप देखिए और वापस से इसको एनालिसिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन 91 क्वेश्चन बाइनोमियल जो नॉमेनक्लेचर है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आप जानते हैं कि कैरोलस लीनियस ही था जिसने बाइनोमेनक्लेचर दिया था, जिसमें पहले जो टर्म है वो जेनेरिक नेम को और दूसरा टर्म स्पेसिफिक एपिथेट को बताता था। तो यहाँ पे आंसर है बेटा कैरोलस लीनियस। एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखिएगा। डार्विन ऑफ 20 सेंचुरी, ये आपके एक साइंटिस्ट का डाटा दिया हुआ है चैप्टर के शुरुआती दौर में, जिसमें डार्विन की 20 सेंचुरी का डार्विन किसे बताया गया है। जिसने बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था, प्रपोज बाय, तो ट्राइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी नहीं था और नेचुरल कॉन्सेप्ट भी नहीं था, यहाँ पे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये जो टर्म है, ये बायोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया था मेयर साइंटिस्ट ने। ये मेयर वही साइंटिस्ट है जिसको 20 सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। ये आपके साइंटिस्ट जो नेम है उसके शुरुआती दौर का पोर्शन है, वहां से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। रेड टाइड ऑफ कॉजेज बाय, रेड टाइड के कारण क्या परसेंट होता है। रेड टाइड की बात करें तो यहाँ पे जो रेड टाइड जो होते हैं, जिसमें एक्चुअली ये टर्म है प्रोटिस्टा वाले किंगडम से। प्रोटिस्टा में आपने पढ़े होंगे यहाँ पे डायनोफ्लेजिलेट, डायटम्स, यूग्लिनोडस, स्लाइम मोल्ड्स। जो डायनोफ्लेजिलेट होते हैं वो किसी भी एक मतलब किसी भी लैंड पे या किसी भी वाटर में एक्सेस ग्रोथ करते हैं, जिसके कारण वहां पे जो पानी या वाटर का जो है वो आपको रेड दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव ग्रोथ तो ध्यान में रखनी है, सभी में ऑप्शन में है, लेकिन दिमाग में रखना है कि रेड एल्गी की वजह से रेड टाइड आया या ब्लू ग्रीन एल्गी से। यहाँ पे आंसर आपके पास डायनोफ्लेजिलेट, तो डायनोफ्लेजिलेट की वजह से यहाँ पे रेड टाइड कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया बेटा रेड टाइड वाला। नेक्स्ट लेते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है विरोध के केस में। विरोध के केस में पहला स्टेटमेंट कहता है कि विरोध आर फ्री आरएनए इन्फेक्शन ऑफ एजेंट। क्या ये है स्टेटमेंट राइट है? बात बेटा एनसीईआरटी की है और ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरा, पोटैटो स्पिंडल फाइबर डिजीज कॉज करता है, बात सही है। स्मॉलर देन वायरस, बेटा वायरस से स्मॉलर होते हैं, ये स्टेटमेंट भी राइट है। वायरस से छोटे होते हैं, कौन? विरोइड, तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी राइट है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि आरएनए जो विरोइड का है वो हैव हाई मोलिक्यूल वेट ऑफ देन वायरल डीएनए। वायरल डीएनए का मतलब वायरल डीएनए से क्या इनका एमआरएनए का मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा होता है? ये स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग है, तो आंसर अपने पास रहेगा इसका डी ऑप्शन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ विरोइड के केस में। ठीक है, Which is the following the pigment are not correctly matched? किसका पिगमेंट किससे कनेक्टेड नहीं है? आप जानते हो क्लोरोफाइसी मेंबर है, क्लोरोफाइसी मेंबर है बेटा, इसको ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ये प्लांट किंगडम का है, तो उसमें क्लोरोफाइसी ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। फियोफाइसी जिसमें क्लोरोफिल ए व सी प्रेजेंट होते हैं, ये भी राइट है। रोडोफाइसी में ए और डी पिगमेंट्स होते हैं, ये भी राइट है। और यहाँ पे बात करें ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में पिगमेंट ही नहीं होते, फंजाई में कोई पिगमेंट ही नहीं होता, तो यहाँ पे बात करें क्लोरोफिल ए बी, तो आपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट या नॉट करेक्ट आपको पूछा था ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज बेटा एक प्रकार का फंजाई है और फंजाई में पिगमेंट होते ही नहीं है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, आपको कौन सा एक स्टेटमेंट छांटना है जो कि इनकरेक्ट है। देखिए, निडल लाइक लीव आर फाउंड इन कॉनिफर्स, क्या कॉनिफर्स में निडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? साइकस स्पाइनस वो कॉनिफर्स उनकी बात की जा रही है, बात स्टेटमेंट राइट है। एंडोस्पर्म फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन पाइनस, पाइनस और साइकस दोनों जिम्नोस्पर्म है और दोनों जिम्नोस्पर्म में जो यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के केस में यह है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। बिफोर फर्टिलाइजेशन बनेगा तो उसमें प्लॉइडी लेवल रहेगा बेटा एन। ये साइकस, ये जिम्नोस्पर्म के केस में बात कर रहा हूं, किसके केस में बात की जा रही है? जिम्नोस्पर्म। ये बनता है बेटा हैप्लॉइड,
बिफोर फर्टिलाइजेशन। यदि एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो एंजियोस्पर्म में यह आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है और वो होता है प्लॉइडी लेवल 3n होती है। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो बी आपके पास इनकरेक्ट है। क्या थर्ड स्टेटमेंट को बदल स्टेम आर अनब्रांच ऑफ साइकस, साइकस में अनब्रांच होती है, स्टेटमेंट राइट है। ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज ओवरी वॉल ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को अपन नेकेड सीड वाले बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके चारों ओवरी वॉल कवर्ड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी होगा बेटा राइट। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को छांटना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में देखना है तो आपके पास बी ऑप्शन रहेगा। ये एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन प्लॉइडी लेवल n, एंजियोस्पर्म में प्लॉइडी लेवल रहेगा बेटा 3n और वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, फाइलोक्लेडोड के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। इसमें यहाँ पे एग्जांपल बेटा ओपेंशिया, ओपेंशिया एग्जांपल बेटा एक जीरोफाइट का प्लांट है और जीरोफाइट का जो प्लांट है उसको अपन फाइलोक्लेडोड जिसमें परिणाम स्तंभ की बात की जा रही है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस मेंशन है, ध्यान रखिएगा। Which is the type of vascular bundle found in dicot stem? डाइकोट स्टेम में आपको वेस्कुलर बंडल पता करना है। आप जानते हो डाइकोट जब वर्ड यूज में लिया जाता है तो जो डाइकोट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें ओपन प्रेजेंट होता है। ओपन एंड अपन यहाँ पे बात करते हैं, मतलब है जो वेस्कुलर बंडल होता है उसके अंदर यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? कैम्बियम। इसको वेस्कुलर बंडल या कैम्बियम के कैम्बियम प्रेजेंट होती है। जो कैम्बियम जिनमें प्रेजेंट होती है उनको अपन नाम देते हैं बेटा क्या? ओपन वेस्कुलर बंडल। कैसे नाम देते हैं? ओपन। तो जानी स्टेम की बात कर रहा है तो यहाँ पे ओपन जो की बात करी क्लोज है और ओपन है, ओपन है। जहां क्लोज है वो आंसर नहीं रहेगा। अब रेडियल है, रेडियल आप जानते हो डाइकोट रेडियल प्रेजेंट होता है इसमें रूट में, तो रूट में प्रेजेंट होता है तो रेडियल अपन लेंगे नहीं, तो आंसर बेटा रहेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। आपको ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग ठीक है वो अपन बात करते हैं। वेल डेवलप द न्यूक्लियस, वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है नहीं। ये हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट इन प्रोकैरियोटिक सेल के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। क्या वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है बेटा? वेल डेवलप न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, इनसफिशिएंट न्यूक्लियस इसको जिनोफोर अपन न्यूक्लियोइड के नाम से बोलते हैं। तो वेल डेवलप न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं मिलता है। जेनेटिक में बेसिकली एब्सेंट जेनेटिक मटेरियल मिलता है। जेनेटिक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, तो स्टेटमेंट राइट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बात सही है। मेसोसोम आर प्रेजेंट, बात सही है। सर्कुलर नेकेड डीएनए, बात सही है। तो आपके पास जो स्टेटमेंट है जनरली बेसिक जेनेटिक मटेरियल बेसिकली अगर एब्सेंट बताते हैं, एब्सेंट नहीं होता बेटा, प्रेजेंट होता है। इस चीज पे गौर करिएगा, बट एब्सेंट नहीं प्रेजेंट होता है। तो स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग हो गया, अपने को करेक्टली छाटा। तो करेक्ट स्टेटमेंट ओनली यहाँ पे तीन है, एक तो मेसोसोम वाला, एक सर्कुलर नेकेड डीएनए वाला और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। जो यहाँ पे प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में यहाँ डबल स्टैंडर्ड नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, तो अपन इसके स्टेटमेंट अपन पता कर सकते हैं। क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ, क्रोमेटिन ये आपको सेल वाला टॉपिक है, वहां से अच्छे से आपको मिलेगा। वैसे तो ये एमबीए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का भी है, लेकिन वहां पे जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे सेल में सेल डिवीजन वाला पॉइंट जब आप पढ़ोगे न्यूक्लियस वाले पॉइंट में आपको ये मेंशन मिलेगा कि जो क्रोमेटिन जो होते हैं क्या ओनली डीएनए रखते हैं? नहीं बेटा, डीएनए और स्टोन प्रोटीन रखते हैं? नहीं। यहाँ पे डीएनए, आरएनए, स्टोन और नॉन स्टोन, हाँ ये सभी प्रेजेंट होती है किसमें? क्रोमेटिन में। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम की हायर पैकेजिंग जब हो जाती है तो बनती है सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, और सोलेनॉइड स्टोरेज में और अगर हाई पैकेजिंग की बात करते हैं बनता है क्रोमोसोम। तो जो क्रोमेटिन होता है उसमें क्रोमेटिन आपको एनएससी, न्यूक्लियर एनएससी, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, तो वो कैसी होगी? नॉन स्टोन। हिस्टोन उसकी पैकेजिंग में काम आ रही है और डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर कौन सा रहेगा बेटा? थर्ड। विच फेज द आपको इंटरवल बिटवीन द माइटोटिक फेज और डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन माइटोटिक फेज की दोनों के बीच की एक फेज पता करनी है। आपको पता है जो सेल डिवीजन होता है वो कैसे होता है बेटा? सेल साइकिल पहले G1 चलती है, फिर S चलता है, फिर चलती है G2 चलती है और फिर चलती है बेटा यहाँ पे M फेज।
आपको रेस्पॉन्स फेज पता करना है, इंटरवल बिटवीन द माइटोटिक फेज, एम फेज को अपन माइटोटिक फेज कहते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एस। तो जानते हो जब सेल साइकिल जब चलती है, कोई भी सेल डिवीजन करती है तो एस के बाद में सॉरी जीवन के बाद में एस, एस के बाद में जी2 और जी2 के बाद में और एम वापस डिवीजन के लिए जब नई साइकिल वापस चली जाती है तो आपको वो जीवन में जाती है। तो आपको पूछा है कि डीएनए एमाइटोटिक फेज और डीएनए रेप्लिकेशन और एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, इन दोनों की अगर बीच के आपको बिटवीन इंटरेस्ट पूछी है तो आंसर रहेगा बेटा जीवन। कई बच्चों ने जी2 लगाया, तो ध्यान रखना सेल साइकिल की बात कर रहा है, एम के बाद में एस आ रही है तो यहां कह रहा है इंटरवल बिटवीन द माइटोटिक एंड माइटोटिक के बाद में एस आ रही है तो आंसर रहेगा बेटा क्या जीवन। चलिए बात करते हैं सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। आपने कुछ सेल साइकिल में आपने कुछ पढ़ा होगा, देखिए बात करते हैं सेल साइकिल की बात कर लेते हैं। सेल साइकिल में अगर बात करें जीवन, एस और जी2 की अपन बात करते हैं तो जीवन में मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल डबल भी हो चुके होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो चुका होता है जीवन फेज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एस फेज की बात करते हैं तो एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन एंड सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कौन से फेज में हो जाता है तो यहाँ पे पूछा है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, तो यहाँ पे रहेगा कौन सी फेज आ गई बेटा एस फेज। दूसरी बात है जो एस फेज जो जीवन है वो कौन सी है बेटा इंटरफेज है, कौन सी है इंटरफेज है। तो इंटरफेज की एस फेज में आपको मिलेगा क्या ये, तो बिलोंग द मूव ऑफ टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ सेल ड्यूरिंग, यही जो सेंट्रियोल है ये सेंट्रियोल मूव टू पोल। अब सेल डिवीजन जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें प्रोफेज में जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका है तो मूव टू पोल करता है, मूल की पोल की तरफ मूव करना चालू कर देता है सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल का मूव टू पोल होना आंसर जाएगा बेटा क्या प्रोफेज। लेकिन बट ध्यान में रखिएगा अगर यहाँ पे सेंट्रियोल का मूव टू पोल ना दिया हो, अगर आपको दिया होता यहाँ पे क्रोमोसोम का मूव टू पोल तो एनाफेज आंसर जाता, लेकिन आज आप पढ़ रहे हैं क्या क्रोमोसोम सेंट्रियोल का मूव टू पोल तो आंसर रहेगा बेटा क्या प्रोफेज। तो यहाँ पे एनाफेज इसी बच्चे से गलती हो जाती है, इसको ध्यान से, सेंट्रियोल का मूव टू पोल बोला है तो आपको आंसर देना पड़ेगा प्रोफेज, अगर क्रोमोसोम का मूव टू पोल बोले तो आपको आंसर देना है बेटा क्या एनाफेज। तो इस समय अपने पास सेंट्रियोल का पूछा है तो आंसर रहेगा बेटा फर्स्ट। आपको डीएनए और आरएनए दोनों में से आपको डिफाइन करना है कि डीएनए आरएनए को कैसे डिफाइन करते हो, क्या प्यूरिन और पाइरिमिडिन दोनों में होते हैं, शुगर और फॉस्फेट दोनों में होती है। बात करते हैं शुगर और प्यूरिन, तो शुगर और जो प्यूरिन है वो प्यूरिन आप जानते हैं जो प्यूरिन वाले होते हैं वो एडेनिन और गुआनिन वाले होते हैं, जो पाइरिमिडिन होते हैं वो साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल होता है। तो आपको डिफाइन क्या प्यूरिन दोनों में है, प्यूरिन दोनों में, एडेनिन गुआनिन दोनों में होता है, पाइरिमिडिन भी है, साइटोसिन थायमिन भी होता है और यूरासिल। शुगर और फॉस्फेट की बात, फॉस्फेट तो दोनों में कॉमन है, शुगर में भी डिफरेंस होता है तो ये नहीं होगा बेटा, प्यूरिन वाला नहीं होगा, पाइरिमिडिन तो डिफाइन करता है, शुगर में प्यूरिन वाला नहीं होगा क्योंकि दोनों में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है। शुगर की बात करें तो एक में होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक में होती है राइबोस शुगर। डीएनए की बात करते तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए बोले तो राइबोस शुगर। और जो पाइरिमिडिन जो होता है, जो पाइरिमिडिन होता है उसमें यहाँ पे थायमिन की जगह क्या होता है बेटा यूरेसिल, तो ये तो होगा आरएनए में, और जो थायमिन होता है वो होता है बेटा किसमें डीएनए में, तो आंसर रहेगा बेटा फोर्थ। द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, आपके पास एक सीक्वेंस दी गई है, हाउ मेनी अमाइनो एसिड प्रेजेंट इज द पेप्टाइड चेन फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको अमीनो एसिड को आपको प्रेजेंट बताना है और पॉलीपेप्टाइड चेन की बतानी है। आपके पास सीक्वेंस है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एमआरएनए की जो सीक्वेंस होती है उसमें कुछ कोडोन स्टॉप कोडोन होते हैं, कुछ कोडोन यहाँ पे इनिशियल कोडोन बताए जाते हैं। तो आपको पता है जो स्टॉप कोडोन होते हैं वो UAA, UGA और UAG। बात करी UAG, ये तीनों होते हैं बेटा स्टॉप कोडोन जो पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या कर देते हैं स्टॉप कर देते हैं।
तो जैसे अब मैं यहाँ पे पेयर बनाता हूँ तीन तीन के, तो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये 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 एक अमीनो एसिड करेगा, ये एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे ही मैं जाता हूं अगले कोड के पास, तो UAG है, और UAG एक प्रकार का क्या है बेटा, स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन वहीं तक रुक जाएगी। तो आपको ये पूछा कि अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने सीक्वेंस को फॉलो करेगा, तो ये तो आगे यहीं पे जाके स्टॉप हो जाएगी। तो चेन में आपके पास जो कोड है वो 1 2 3 4 5 और 6 कोडॉन है जो अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो यहाँ पे आंसर रहेगा बेटा 6। बच्चा जल्दबाजी में पढ़ने में स्टॉप कोडॉन वगैरह देखना भूल जाता है, तो पहले तो आप तीन तीन के पैर में बनाइए, जिसमें स्टॉप कोडॉन नजर आए तो वो आपके उसमें कंटिन्यू रहेगा। फैट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंडेंट ऑन, आप जानते हो पायरुविक एसिड का जो भविष्य है, फैक्ट है, वो किस पर डिपेंड करता है। पायरुविक एसिड जो बन जाता है बेटा, आपको पता है ये होता है बेटा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में प्रोसेस चलती है बेटा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलती है, और ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है बेटा, पायरुविक एसिड। कौन सा होता है, पायरुविक एसिड, और उसके 2 मोल आपके पास मिलते हैं। ये पायरुविक एसिड को यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट मिलेगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये साइटोप्लाज्म में रहकर ही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी पायरुविक एसिड का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की एब्सेंसी और उस एब्सेंसी और प्रेजेंसी के बेस पे। प्रेजेंट मिला तो माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन आंसर रहेगा। Many nutrients absorb root move to live throughout, यानी आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं, रूट पे आप प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, रूट हेयर, और रूट जो हेयर होते हैं उन्हीं से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो अगर डिफरेंट पार्ट से आप मूव करवा रहे हो लीव तक, तो लीव तक पहुंचाने का काम कौन करता है बेटा, जाइलम। कौन करता है बेटा, जाइलम करता है। तो आपको यही पूछा गया है कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब द्वारा रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है, और मूव टू मूव लीव तक पहुंचाना तो कौन पहुंचाता है बेटा, जाइलम। साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, साइक्लिक जो फोस्फोराइलेशन फोटोफोस्फोराइलेशन जो प्रोसेस होती है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर चलती है, ग्रेना थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर चलती है, और उससे जो साइक्लिक प्रोसेस जो अपने पास जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो आपके पास होता है बेटा क्या, NADPH2 बनता है, ATP बनता है। सॉरी, साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा है, तो साइक्लिक प्रोसेस में ध्यान रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास ओनली ATP का फॉर्मेशन होता है। साइक्लिक प्रोसेस में बात करें तो किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में आपकी बात करें तो क्या लाइट एनर्जी नॉट यूटिलाइज, लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है, ऑक्सीजन नॉट रिलीज, ऑक्सीजन कभी भी रिलीज नहीं होती, वो नॉन साइक्लिक में होती है जिसमें वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वो ऑक्सीजन इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के द्वारा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नॉट रिलीज बात सही है, लाइट एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड होती है, तो स्टेटमेंट हो गया बेटा रॉन्ग। एनर्जी नॉट गई, ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज नहीं होती है, बात सही है। NADH फॉर्म कभी नहीं बनता है, पीएच सेकंड नॉट इन्वॉल्व, केवल साइक्लिक के टीएस में पीएस फर्स्ट काम करता है। साइकिल के टीएस में क्या काम करता है बेटा, पीएस फर्स्ट काम करता है, सेकंड काम नहीं करता है, सेकंड काम नहीं करता, ओनली पीएस फर्स्ट काम करता है। तो आंसर रहेगा बेटा क्या, बी। कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं जो आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के द्वारा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में स्टेटमेंट है, पहले उनको पता करते हैं किससे। इनहिबिटर ऑफ प्लांट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनहिबिटर जो हार्मोन होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के, वो होता है बेटा ABA एंड इथाइलिन। जो ABA और जो इथाइलिन है ये इनहिबिटर का काम करते हैं। मोस्ट इनहिबिटर की बात करें तो ABA की बात करेंगे, तो इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म तो दोनों काम करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सीड डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट की बात कर दी जाए तो मेनली कौन करता है बेटा, ABA। तो अपने पास इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड दोनों ऑप्शन में, तो आंसर रहेगा बेटा क्या, एब्सिसिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन
occurs suspectly during the complete oxidation of 2-pyruvic acid। अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, 2-pyruvic एसिड, 2 मोल पायरुविक एसिड का यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है। तो पायरुविक एसिड के बाद में आती है बेटा लिंक रिएक्शन। जहां जहां NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है वहां वहां ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन कहलाती है वो। और जहां जहां CO2 निकलती है डीकार्बोक्सिलेशन। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो वहां पे केवल एक जगह GTP या अपन बात करें तो ATP GTP वहां पे बनता है। तो सबस्ट्रेट लेवल पर एक बनता है। तो सारी चीजें अगर काउंट की जाए, आपने एनसीईआरटी क्रेब्स साइकिल का डायग्राम है उसको अच्छे तरीके से मेंशन कर लीजिए और वहां देखिए कि जो NADPH2 जहां जहां बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन जहां जहां CO2 निकले डीकार्बोक्सिलेशन, और जहां जहां एक बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है उसको अपन यहाँ पे GTP के फॉर्म में। लेकिन आंसर आपको 2-pyruvic एसिड मोल को लेकर करना है। साइकिल को 2 बार चलाना पड़ेगा, तो हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है बेटा ऑक्सीडाइजेशन जो है आपको 5 टाइम मिलेगा। एक तो आपको लिंक रिएक्शन में मिलेगा और 4 टाइम आपको कहां मिलेगा बेटा, क्रेब्स साइकिल में। तो आपके पास ऑक्सीडेशन कितनी बार हुआ, 5 बार। इसका 2 मोल करेंगे तो 10 आंसर। डीकार्बोक्सिलेशन बेटा 3 बार होता है, 3 बार, एक तो लिंक रिएक्शन में होता है, 2 क्रेब्स साइकिल में, टोटल हो गए बेटा 6। और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल पर बनते हैं बेटा एक तो 2 मोल पायरुविक एसिड करोगे बेटा 2, तो आंसर रहेगा बेटा 2, और सॉरी 1 आंसर रहेगा। डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टराइजेशन फीचर किसका होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जो फीचर है ओनली एंजियोस्पर्म। ट्रिपल फीचर और डबल फर्टिलाइजेशन ओनली फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, याद रख लीजिएगा। आंसर क्या रहेगा बेटा, कैप्सुलम। माइकेंसिया जो माइचेलिया है, माइचेलिया जो एग्जांपल है, साइकस जो एग्जांपल है, एजोला जो एग्जांपल है। मार्केंसिया जो एग्जांपल है ये बेटा ब्रायोफाइट है, साइकस है वो बेटा जिम्नोस्पर्म है, और एजोला बेटा टेरिडोफाइट्स है। तो टेरिडोफाइट्स के अपन तो इनकी बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन ओनली एंजियोस्पर्म का करेक्टर, और यहाँ एंजियोस्पर्म ओनली कैप्सुला है। कैप्सुला एक प्रकार का टिपिकल एंजियोस्पर्म है, उसी को बेस को लेकर अपन पूरा चैप्टर यहाँ स्टडी करते हैं। एपोमिक्सिस के बारे में स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा। स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूस ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, स्टेटमेंट राइट है। एपोमिक्सिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस सीड का प्रोडक्शन बनना, यह नया प्लांट बनना, क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस। क्या पहला स्टेटमेंट राइट है, बात सही है। स्पेशल मैकेनिज्म प्रोड्यूस बाय सीड विद फर्टिलाइजेशन, रॉन्ग। कभी भी विद फर्टिलाइजेशन अगर होता तो उसे एसेक्सुअल पार्ट नहीं कहा जाता, उसे सेक्सुअल पार्ट कहा जाता। एपोमिक्सिस एक प्रकार का क्या है, एसेक्सुअल है, तो एसेक्सुअल की वजह से यहाँ पे स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की है नहीं। तो माइक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल वैसे बात कर रहे हैं तो इसका अपोजिट बोला जाता है। तो आंसर रहेगा बेटा क्या, ए और सी। इनकरेक्ट पेयर, आपको इनकरेक्ट पेयर छांटना है बेटा। ये आपको वैसे ये क्वेश्चंस अभी थोड़ा भी लेटेस्ट में आने बंद हो गए, क्योंकि आपको ये जो टॉपिक्स है वो आपके से इकोलॉजी से लिया गया है। जो इकोलॉजी में आपके पास ये जो टर्म है यूट्रिफिकेशन, फास्फोरस का, आइकोनिक कंपेंसेशन और न्यूट्रिएंट का, वहां पे आपको दिया गया है। लेकिन अब सिलेबस में नहीं होने की वजह से ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फास्फोरस बेटा कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड आपको मैच करना है और ध्यान में रखना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए बात करें UGG और UGG, अगर आपको पहले तो बात करो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन और इनिशिएशन कोडॉन दिए गए, तो AUG कौन सा है बेटा, इनिशिएशन कोडॉन है। AUAG बेटा क्या है, स्टॉप कोडॉन है। और बच गया आपके पास GUG, और जो GUG वाला जो होता है वो GUG होता है बेटा वहां पे जो यहाँ पे कोड करता है, सॉरी इनिशिएशन कोडॉन की बात करते हैं। थोड़ा सा देखिए वापस इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, वापस देखिए बेटा। बात करते हैं AUG होता है बेटा क्या, इनिशिएशन कोडॉन। कौन सा होता है, इनिशिएशन। UAG होता है बेटा क्या, स्टॉप कोडॉन। कौन सा होता है, स्टॉप कोडॉन। बात करें GUG, जो GUG होता है ये वैलिन को कोड करता है, और जो GGG होता है वो ट्रिप्टोफैन को कोडॉन करता है। बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर GG अपने कहाँ लिखा हुआ है। आपको जब पढ़ोगे प्रिंसिपल POI प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाला, अपन जेनेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ते हैं,
उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया आपने पढ़ते हैं कि यहाँ ग्लूटामिक के स्थान पर वैलिन आ जाता है, और वो उसको जो कोड करने वाला होता है बेटा कौन सा होता है, GUG। तो ये वहां से तैयार करना है, ध्यान रखिएगा इसको, पॉइंट यहाँ पे इसका डी आंसर रहेगा। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नॉट रिलेटेड ऑफ सिंथेसिस, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आपने एमबीए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने टर्म देखी होगी। पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम है। ट्रांसक्रिप्शन में जो प्रोकैरियोट में केवल एक ही टाइप का होता है, यूकैरियोट में 3 टाइप का होता है। तो ये यूकैरियोट में पॉलीमरेज जो थर्ड होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो रिकॉग्नाइज करता है बेटा SNRNA को, 5S RNA को और tRNA को। तो यहाँ पे अपने पास यहाँ पे tRNA को रिकॉग्नाइज करता है, ये सिंथेसिस करता है 5S RNA को और SNRNA को। बच गया बेटा 28S RNA, ये करता है केवल पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन सा वाला, पॉलीमरेज फर्स्ट। तो यहाँ पे थर्ड की बात करें तो आंसर रहेगा बेटा ए। Which is the following example of in situ conservation? in situ का बताना है। इन सिटू का मतलब है जहां प्लांट या एनिमल है उसके चारों ओर बाउंड्री लगाकर वही उसको कंजर्व करना, इन सिटू कंजर्वेशन। तो जूलॉजिकल पार्क एनिमल्स को निकाल के नेचुरल एनवायरनमेंट से कहीं ले जाकर उसको रिजर्व करते हैं, जूलॉजिकल पार्क बताया जाता है, जिसको अपन चिड़ियाघर बोलते हैं। बॉटनिकल गार्डन जिसमें प्लांट्स को निकालकर किसी अदर जगह प्लांट्स को वहां पे ग्रो कराए, तो ये तो एक्स सिटू हो गया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जितने भी हॉटस्पॉट हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, इन सिटू, उसी एरिया को कंजर्व किया जाता है। तो आंसर क्या रहेगा बेटा, सी। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन की ग्रोथ का जो आपको इक्वेशन है एनसीईआरटी की, ध्यान में रखिएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें होता है बेटा dN अपॉन dt इज इक्वल टू RN K माइनस N अपॉन K। ये एक लॉजिस्टिक जो पॉपुलेशन के लिए जो ग्राफ के लिए अपन फॉलो करते हैं इसका, और आप जब मैच करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा बेटा थर्ड। हैबिट इंक्लूडेड, जो हैबिटेट होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, इकोलॉजी का चैप्टर है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। बायोटिक कंपोनेंट ये भी होता है बेटा, फिजियोकेमिकल कंपोनेंट ये भी होता है, पैथोजन भी इंक्लूड होता है, पैरासाइट भी, प्रेडेटर भी एंड कॉम्पिटिटर भी, सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म पढ़े और डिफरेंट टाइप की स्पीसीज भी प्रेजेंट होती है। तो हैबिटेट में अपन बात कर तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, तो आंसर नजर आ रहा होगा बेटा डी। Which is the following the not correctly match? Not correctly match कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये अपने एनिमल हस्बेंड्री वाला एक टॉपिक है जो आज के रिमूव हो गया है बेटा, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं तो अपने को थोड़ा बहुत देख लेना है। वैसे जो टॉपिक हट गया उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसका आंसर बेटा याद कर लीजिएगा या देख लीजिएगा एनसीईआरटी से एक बार फिर से। बात करते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम प्रिंस वेरिएशन की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटली प्रूफ। देखो बेटा दो बातें ध्यान से सुनिएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो दिए थे सटन व बोवेरी ने, साइंटिस्ट के नाम है सटन और बोवेरी ने, बट इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया था किसने बेटा, मॉर्गन ने। ध्यान रखना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ है सबसे पहले दिया था मॉर्गन ने, जबकि दी थी टर्म किसने, सटन और बोवेरी ने। तो ध्यान में रखना, इन दोनों को कंफ्यूजन ना हो। डज नॉट शो ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का कौन सा शो नहीं करता है, हेमोफीलिया जो ये सेक्स लिंकेड वाला, कलर ब्लाइंडनेस ये भी सेक्स लिंकेड, आई कलर ऑफ डेविल ये भी सेक्स लिंकेड होता है। जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है आपके पास केवल और केवल हाइपरट्राइकोसिस ऑफ ह्यूमन, ये डिनोट करता है बेटा क्या, वाई लिंक, ये वाई लिंक इनहेरिटेंस को शो करता है, और बाकी बच्चे कौन से वाले होंगे, एक्स लिंक इनहेरिटेंस को शो करेंगे। Which is the loop of tRNA, also known as amino acyl synthase recognized loop। आपने देखा था जो tRNA की जो स्ट्रक्चर होती है, वो tRNA की जो स्ट्रक्चर होती है आपने बनाए भी है और इसको मेंशन भी किया है। इसमें इस प्रकार आपने लूप पढ़े होंगे, देखिए लूप देखिए वापस से, इस प्रकार यहाँ पे 3 लूप होते हैं।
ये वाला होता है बेटा थर्ड एंड और ये होता है बेटा 5 एंड। 5 एंड पे मिलता है बेटा गुआनिन और थर्ड एंड पे सीक्वेंस जो मिलती है साइटोसिन और एडेनिन। तो सीक्वेंस होती है थर्ड एंड पे CCA और 5 एंड पे मिलता है बेटा गुआनिन। ये बात करें तो इनके सबके बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलते उनको बोलते हैं बेटा लूप। तो ये वाले जो बना रहे हैं वो बेटा लूप होते हैं। अब जो लूप है यहाँ पे 3 टाइप के मिल रहे हैं। इस वाले लूप को बोलते हैं टी साइन सी लूप, इस वाले लूप को बोलते हैं DHU लूप और इस वाले लूप को बोलते हैं बेटा एंटीकोडॉन लूप या रिकॉग्नाइज्ड लूप। एंटीकोडॉन लूप या रिकॉग्नाइज्ड लूप। तो यहाँ पे पास ये वाली जो होती है वो एक्सेप्टर आर्म होती है। क्या होती है बेटा? एक्सेप्टर आर्म जहाँ पे टीआरएनए आकर अमीनो एसिड को बाइंड करता है। तो यहाँ पे पूछा है अमीनो एसिड सिंथेस को रिकॉग्नाइज करने वाला लूप होता है बेटा DHU लूप होता है। ये आपको ट्रांसलेशन वाले पॉइंट में अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस एंजाइम जो एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए वहां पे ये चीज मेंशन है। तो आंसर रहेगा बेटा इसका DHU लूप। आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड दी हुई है DNA की और उसके नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा इसमें गलत करता ही है। देखिए आपको पता है DNA की जो स्ट्रैंड होती है 2 स्ट्रैंड होती है। DNA की एक स्ट्रैंड होती है बेटा 5 डेज से 3 डेज और 3 डेज से 5 डेज। ठीक है बेटा। अब आपको कोडिंग को कैसे पहचानना है? डीएनए की वो स्ट्रैंड जो कि ट्रांसक्रिप्शन करती है और एमआरएनए का फॉर्मेशन बनती है उसको अपन बोलते हैं बेटा क्या? टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड इसी को नाम बोलते हैं बेटा क्या? एंटीसेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं बेटा। अब जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होती उस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं बेटा क्या? सेंस स्ट्रैंड। और सेंस ना बोल के उसको एक और नाम दिया जाता है बेटा क्या? कोडिंग स्ट्रैंड। क्या दिया जाता है बेटा? कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होती है जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। मान लेते हैं मेरे पास ये एक यहाँ पे 5 डेज से 3 डेज एक नया एमआरएनए की चेन बन गई। कौन सी बन गई? नई एमआरएनए की चेन बन गई। आपको कोडिंग स्ट्रैंड का दिया हुआ है टीआरडीएनए का। यहाँ पे 5 एंड से एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या होगा? थाइमिन होगा, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा और यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे थाइमिन है तो एडेनिन होगा, यहाँ पे साइटोसिन। तो आपने इस वाली स्ट्रैंड को टेम्पलेट या एंटीसेंस का इसी के अकॉर्डिंग बनेगी बेटा एमआरएनए की। तो आपको पूछा है कि डीएनए किसके और एमआरएनए किसके पूछिए। तो पहले तो आपको कोडिंग स्ट्रैंड से पहले कोड टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड बनानी पड़ेगी और उससे फिर एमआरएनए की टेप। अब इससे बनेगा टी से क्या बनेगा? यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे एडेनिन आएगा। एडेनिन है तो थाइमिन, थाइमिन के स्थान पर बेटा यूरेसिल। गुआनिन है तो साइटोसिन। एडेनिन है तो आपके पास बनेगा थाइमिन, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल और गुआनिन है तो साइटोसिन। तो 5 डेज से 3 डेज आपके पास मिल गई बेटा और जिसमें ये सारे के सारे पॉइंट है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना है कि आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिए या एंटीसेंस या टेम्पलेट। अगर टेम्पलेट दिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आप बना दोगे, लेकिन अगर कोडिंग स्ट्रैंड दिए तो पहले डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाओ फिर उससे एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी। ओके बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। आपको करेक्ट पेयर आपको छांटने हैं और बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए आसानी से इन्वॉल्व होते हैं। देखते बात करें डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। डिकम्पोजिशन होता है प्रेजेंट ऑफ स्टमच ऑफ द कैटल के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं जिनको मेथोनोजन बैक्टीरिया कहते हैं। ऑब्टेन्ड एनर्जी ऑफ सनलाइट, बेटा ये गलत है। रेस्पेक्ट ऑफ एरोबिकली नहीं होते, एनारोबिकली होते हैं। तो आंसर रहेगा बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड राइट है। तो अपने पास आंसर रहेगा बेटा सी। Which is the following the incorrectly match of respect the crop variation of the sequence। ये बेटा पहले एक आपके टॉपिक है जो अब रिमूव हो गया है लेकिन उसको भी वापस से तैयार कर लेना है। आंसर रहेगा बेटा कॉलीफ्लावर्स। माइसीलियम और बेसिडियोमाइसीटीज का जब माइसीलियम की बात करते हैं तो बेसिडियोमाइसीलियम का जो माइसीलियम होता है वो आपको मिलता है बेटा सेप्टेड। कैसे मिलता है बेटा? सेप्टेड और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और यह है बेटा ब्रांचेस होता है। कैसा होता है? ब्रांचेस। तो यहाँ पे आपके पास अनब्रांच तो ऑप्शन आपके पास नहीं होगा।
ब्रांच तो होगा, ब्रांच होगा, सिनोसाइटिक नहीं होगा। सिनोसाइटिक का मतलब होता है आपके पास एक ही हो और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। लेकिन इसमें तो सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रांच और सेप्टेड बेसिडियोमाइसिटीज का होगा। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म लिस्ट फॉर्म बिलो ऑफ द हेटेरोस्पोरस, जितने भी हेटेरोस्पोरस है उनके नाम ध्यान रखना है। सेलेंजुला भी हेटेरोस्पोरस है, एजुला भी है, साल्विनिया और माइचेरिया। कुछ एग्जांपल दो एनसीईआरटी के, एक दो एग्जांपल है जो आपको उसी वाले चैप्टर में आगे देखने को मिलेंगे। तो आंसर रहेगा बेटा 4, चारों के चारों हेटेरोस्पोरस हैं। एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंट पिन्नेट कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ वो होती हैं जो उनका जो मार्जिन एरिया है, वो मार्जिन एरिया कहां तक फटा हो बेटा, मिड रिप तक, उनको कहते हैं कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ को दो टाइप से डिवाइड किया गया है बेटा, पिन्नेट कंपाउंड लीफ और पामेटली। पिन्नेटली जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें इस प्रकार एक रेचिस बनी होती है और उसमें इस प्रकार लीफ लगी होती है, ये लीफ लगी है बेटा। और ये एग्जाम्पल बेटा एनसीईआरटी का है, जिसका एग्जाम्पल है बेटा नीम। क्या नाम है? नीम, जिसमें आपको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ मिलती है। और पामेटली, पामेटली का मतलब होता है यहाँ पे हाथ जैसी स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाथ जैसी स्ट्रक्चर, जैसे हाथ पाम जैसा, तो पाम जैसा पामेटली और पिन्नेटली एग्जाम्पल। तो यहाँ पे नीम और सिल्क कॉटन आपके एनसीईआरटी के, देख लीजिएगा। इनकरेक्ट ऑफ द ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या होता है? ये प्लांट है, प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं नीचे रूट, और रूट पे यदि प्रेजेंट होती है रूट हेयर, ये रूट हेयर प्रेजेंट है तो रूट हेयर को बोलते हैं बेटा, रूट पे प्रेजेंट होने वाली को रूट हेयर बोला जाता है। जो स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं कुछ इस प्रकार हेयर, उनको बोला जाता है क्या? स्टेम हेयर। क्या बोला जाता है? स्टेम हेयर। इसी को बोला जाता है एक नाम से बेटा क्या? ट्राइकोम। क्या बोला जाता है बेटा? ट्राइकोम्स बोले जाते हैं। तो ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं बेटा स्टेम पे, और स्टेम पे प्रेजेंट क्या करते हैं बेटा कि मिनिमाइज वाटर लॉस, तो मिनिमाइज वाटर लॉस करते हैं। आपको इनकरेक्ट छांटना है। यूजुअली अन मल्टीसेलुलर, बात सही है क्योंकि रूट हेयर होते हैं यूनिसेलुलर, ट्राइकोम होता है मल्टीसेलुलर। मे बी इवन द सेक्रेटरी प्रोडक्ट, मतलब स्कैटरी प्रोडक्ट, बात सही है बेटा। हेल्प इन वाटर कंडक्शन, वाटर कंडक्शन का काम तो जाइलम करता है, तो ये गलत हो गया बेटा, इनकरेक्ट के हिसाब से बात करते हैं। रिगार्डिंग ऑफ फीवर, आपके पास एक फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी का, तो इसके रिगार्डिंग आपको ऑप्शंस बताने हैं कि रिगार्डिंग आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के ये प्रेजेंट है बेटा क्या? ईआर। क्या प्रेजेंट है? ईआर। तो आपको ईआर के कॉन्सेप्ट में बात करनी है। इस फॉर्म इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन टिन्नी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लोकलाइज ऑफ नियर न्यूक्लियस ओनली। बेटा गलत हो, नियर न्यूक्लियस तो अपन गोल्जी बॉडी को पढ़ते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ। राइबोसोम आर अटैच्ड ऑन एक्स्ट्रा ल्यूमिनर फेस, बात सही है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनर फेस पर ही राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। डिवाइड इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट ऑफ टू, बेटा गलत है। एक्सक्लूसिव कंडक्टिंग वाज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, नहीं बेटा गलत है। तो स्टेटमेंट आपके पास एक ही राइट है, आंसर है बेटा 1। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपको ध्यान रखना है, बायोमोलिक्यूल वाले टॉपिक्स है और उनके एनसीईआरटी नाम ध्यान रखनी है बेटा। एक तो एब्रिन और रेसिन, ये दोनों सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, बायोमोलिक्यूल वाले टॉपिक्स है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मतलब यहाँ पे C2 साइकिल की बात की जा रही है, और C2 साइकिल जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, तो उनकी बात फोटो रेस्पिरेशन। क्या यह वेस्टफुल प्रोसेस है C4 प्लांट की? आपको इनकरेक्ट छांटना है, ध्यान रखें। सिंथेसाइज ऑफ ATP NADH2 कभी भी नहीं बनते। रिलीज ऑफ CO2 एंड यूटिलाइजेशन ATP, बात सही है, ये बात भी सही है। इनकरेक्ट छांटना ना बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखिए, इनकरेक्ट की बात की जा रही है, तो इनकरेक्ट के केस में अपन यहां बात करेंगे, इनकरेक्ट के केस में बात कर रहे हैं। वापस इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं बेटा, मैं आपको बात किया जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट के केस में। तो ध्यान रखना, नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADH, बात सही है फोटो रेस्पिरेशन केस में। रिलीज ऑफ CO2 विथ यूटिलाइजेशन ATP, नहीं बेटा, यूटिलाइजेशन ATP का यूज, अनयूटिलाइजेशन ऑफ ATP का होता है रिलीज ऑफ CO2 मुक्त करता है, क्यों भी बात सही, ATP का खर्चा लगता है इसमें। RUP बाउंड ऑफ O2 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGA एंड फॉस्फोग्लिसराइक एसिड, बेटा यहाँ पे जुड़ता है और फॉस्फोग्लिसराइक, तो तीनों स्टेटमेंट राइट है। एक स्टेटमेंट आपके पास रॉन्ग है, बेस्टफुल प्रोसेस ऑफ C4 प्लांट का बेस्टेस्ट प्रोसेस है कौन? फोटो रेस्पिरेशन।
स्टडी द फॉलोइंग द फाइंड करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन छांटना है। देखिए कौन से करेक्ट ऑप्शन की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन जो टेपिटम जो होते हैं वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, बात सही है। आयरन रिप्रेजेंट ऑफ द जंक्शन ऑफ बिटवीन ओविन और फ्यूनिकुलस, बात ये भी स्टेटमेंट सही है। एक्वाटिक प्लांट सच ए वाटर हाइसिथ एंड पोलिनेशन ऑफ टेपेलेस द बाई वाटर, बेटा वाटर के द्वारा नहीं होता है, उनमें एपोलिनेशन होता है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लोइड, बात सही है। तो आपके पास स्टेटमेंट बेटा 3 राइट है, तो आंसर रहेगा बेटा बी। आपके लॉजिस्टिक जो ग्राफ दिया हुआ है उसके लिए आपको तैयार करना है कि उसके लिए कौन सा आपको किसके लिए जो न्यूट्रिशन वैल्यू है और उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है। ये एम्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो के बराबर एन होता है जो लॉजिस्टिक ग्राफ को इंक्लूड करता है बेटा। यहाँ बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी, जो स्पोर्ट्स जो हॉट स्पॉट है, ये जो कवर रखते हैं, ये टोटल अर्थ का अपने पास 1.4 कवर रखते हैं, और ये अर्थ के हॉटस्पॉट गांव की बात करते हैं तो ये 30% एरिया कवर करते हैं। तो एनसीईआरटी में बेटा इसका डाटा है, आंसर रहेगा बेटा थर्ड। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट करेक्ट का ध्यान रखना है और इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। The cross offer an example on ZO type of sex determination which is the male have the pair of Z chromosome beside the autosomes, statement बेटा wrong है, आपको correct statement छाटना है। In human males produce the two different type gametes, some gametes with X chromosome and some gametes with the Y chromosome, बात statement right है। Female heterophagy occurs in birds, mans and butterflies जो फीमेल जो हेट्रोगेमिट प्रोड्यूस करते हैं वो बर्ड्स भी करते हैं, हैंस भी करती है, बड़ा है, स्टेटमेंट राइट है। ए फायरफ्लाई एंड कॉकरोच फीमेल्स हैव द एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम्स, बेटा स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। तो आपके पास स्टेटमेंट केवल 2 ही सही आ रहे हैं, ए और सी, तो आंसर रहेगा बेटा ए और सी। थैंक यू सो मच।